हम लोगों ने शायद अमाशय तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अमाशय यहाँ तक कि यकृत भी हमारा हो चुका था। तो आज के क्लास में जो है हम लोग अग्नाशय, आंत ग्रंथियाँ एवं बड़ी आंत, ये 3 टॉपिक और हमारा बचता है इस चैप्टर में, जिसमें कि आपका अग्नाशय है, आंत ग्रंथियाँ हैं एवं बड़ी आंत है। तो इन तीनों के बारे में ही हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं और फिर उसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लास में ही डायग्राम के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ जो है हम लोग समझ जाएं। हम अब क्या कर आप लोगों के लिए, हम और मेरी टीम जो है वो पूरा कोशिश कर रहा है कि नोट्स और वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा आपको अच्छा किया जाए। हो सकता है मेरा फ़ोटो आपको साफ़ नहीं दिख रहा हो, ये बस लाइट का इफ़ेक्ट है और एक कैमरा का है। इसको भी हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ठीक करने का। बस आप लोग ये देखिएगा कि मेरा जो साउंड है, मेरा जो आवाज़ है वो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग अग्नाशय छोटी आंत हम लोग कर चुके हैं, हम लोग अमाशय भी कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है उस क्लास में हम लोग मूल रूप से देखने वाले हैं, अग्नाशय को देखेंगे, आंत ग्रंथि को देखेंगे एवं बड़ी आंत को देखेंगे। तो इस चैप्टर में पहला जो चैप्टर हमारा है उसमें मूल रूप से 3 टॉपिक ही हमारा बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में, चाहे ये वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना चला जाए, कोशिश हम करेंगे कि इस चैप्टर को आज के वीडियो में, चौथे वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। कल से हम लोग हो सकता है तो बायो का ही दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, नहीं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। एक एक करके हम लोग हर एक चैप्टर को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो हमारा है अग्नाशय। आज हम लोग अग्नाशय के बारे में देखने वाले हैं। तो अग्नाशय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अग्नाशय जो है ये हमारे मानव शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि अग्नाशय। जैसा हमारे शरीर में अमाशय का कार्य होता है, उसी प्रकार से अग्नाशय भी हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम बाहर निकलते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। तो अग्नाशय के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि अग्नाशय पाचन तंत्र में भी आता है। जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का ये सहायक अंग कहलाएगा। इसका मतलब कि ये पाचन तंत्र में हेल्प करता है। मुख्य अंग तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सहायक अंग बोल सकते हैं पाचन तंत्र में। दूसरा, अग्नाशय एक प्रकार का अंतःस्रावी तंत्र भी माना जाता है। तो अग्नाशय के बारे में आप यहाँ जो नोट्स दिया है उसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा और साथ के साथ जो वीडियो में हम आपको मेरे आवाज़ के द्वारा आपको सुनाई दे कुछ पॉइंट जो कि एक्स्ट्रा में हो, जो कि हमारे इस नोट्स में ना हो, आप उसको भी नोट करते चलिएगा। तो अग्नाशय के बारे में पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि अग्नाशय पाचन तंत्र में सहायता करता है। मुख्य अंग नहीं बोल सकते हैं इसको, परंतु सहायक अंग हम इसको बोल सकते हैं। तो अग्नाशय पाचन तंत्र में एक सहायक अंग है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि अग्नाशय जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय जो हमारा है वो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अग्नाशय पाचन तंत्र में भी सहायता करता है और यह एक ग्रंथि भी है जिससे कि एंजाइम का स्राव होता है। अगर अग्नाशय के स्थान की बात हम लोग करें तो अग्नाशय अमाशय के जस्ट नीचे होता है, जैसा कि आपको संरचना में दिख रहा होगा। ये हमारा अमाशय है और ये जो संरचना आपको दिख रहा होगा, जिसको अभी हम मार्क कर रहे हैं, घेर रहे हैं, पीला कलर का जो ये संरचना है, ये हमारा अग्नाशय हुआ। ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारा अमाशय है। तो अमाशय के जस्ट ठीक नीचे अग्नाशय होता है। दूसरा, यह ग्रहणी को घेरे हुए होता है। तो अमाशय के ठीक नीचे रहेगा, प्लस यह ग्रहणी को घेरे हुए रहता है। दूसरा, यह एक पीले रंग की ग्रंथि है। तो आप याद रखिएगा, यह एक पाचन तंत्र में सहायक अंग भी है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है जिसका रंग पीला होता है। यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, आप जरा लिख लीजिएगा, पीला। यह एक, रुकिएगा, यह एक पीला रंग की ग्रंथि है। तो 2 पॉइंट नोट करिएगा यहाँ से। यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है
यह ग्रहिणी को पूरा घेर के रखता है। अगर हम बात करें अग्नाशय की संरचना की, तो जो ये दिख रहा होगा चित्र आपको, ये पूरा अग्नाशय है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाशय के जस्ट ठीक नीचे वाला जो ये संरचना है, इसी का ये एक बड़ा सा आकृति है। इनमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। नोट करते चलिएगा आप लोग, नोट्स जितना बेहतरीन बनाइएगा आप लोगों को याद करने में उतनी ही आसानी होगी, रिवीजन करते समय आप लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगा। तो इसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो मेन नलिका जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशयी वाहिनी। इससे कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इसको हम लोग मेन अग्नाशय वाहिनी बोलेंगे। उसके बाद जो आपको छोटा छोटा संरचना इस तरफ निकलते हुए दिख रहा होगा या इस तरफ निकलते हुए दिख रहा होगा, ये सभी भी अग्नाशय वाहिनी ही कहलाएंगे, पर ये मेन मुख्य अग्नाशय वाहिनी की शाखा होती है। और इन सबों से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, ये आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, ये सभी संरचनाएं आपस में जुड़ती है। जुड़ने के बाद एक बड़े से संरचना में जाकर ये जुड़ती है, और इस बड़े से संरचना को ही हम लोग बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी। यह वाहिनी पाचक रस को भोजन तक ले जाती है। अर्थात ये जो अग्नाशय वाहिनी आपको दिख रहा होगा, इस अग्नाशय वाहिनी में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, कई प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, और वो पाचक रस तक ले जाने का उन पाचक रस को भोजन तक ले जाने का कार्य, भोजन का मतलब छोटी आंत से, ये अग्नाशय से जो नलिका निकलेगी, अग्नाशय से जो भी नलिका निकलेगी, ये सभी नलिकाएं छोटी आंत में जाकर जुड़ती है। तो अग्नाशय से छोटी आंत तक पाचक रस को ले जाने का काम जो करेगा वो अग्नाशय वाहिनी ही करता है। उसके बाद अग्नाशय वाहिनी ही करता है। आगे क्या है हम लोग देखते हैं, अग्नाशय रस। आखिर अग्नाशय रस क्या है, इसमें क्या क्या मिला होता है और ये किस प्रकार से पाचन में सहायता करता है। तो आप लोग देख सकते हैं अग्नाशय रस में भोजन को तोड़ने के लिए विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। आपको जो ये दिख रहा होगा ट्रिप्सिन, माइलेज, लाइपेज या फिर न्यूक्लियस, ये सभी जो हैं हमारा इस अग्नाशय वाहिनी से ही निकलता है। और इस अग्नाशय वाहिनी से निकलकर यह छोटी आंत में प्रवेश करने वाले भोजन से जाकर मिलेगा, उस भोजन को तोड़ता है, यानी कि उस भोजन का संश्लेषण करता है, उस भोजन का विखंडन करता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस भोजन के पाचन में सहायता करता है। इस एंजाइम की अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। आप लोग नोट करते जाइएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। ट्रिप्सिन जो है वो पाचन करेगा प्रोटीन का। अगर बात करें हम लोग इमाइलेज का, इमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। जो एमाइलेज है हमारा, ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। वही बात करें अगर लाइपेज की, तो लाइपेज पाचन करता है वसा का। वसा को ही हम लोग फैट बोलते हैं। तो फैट के पाचन में जो है लाइपेज बहुत ही योगदान करता है। इमाइलेज जो आपका है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान देगा, और ट्रिप्सिन आपका जो है ये प्रोटीन के पाचन में योगदान देता है। और अगर हम बोले अग्नाशयी रस को, तो अग्नाशयी रस को हम लोग रासायनिक कैंची बोलते हैं। कैंची जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी प्रकार के कपड़े को, किसी प्रकार के कागज को अगर काटने का कोई काम करता है, या किसी प्रकार का भी कोई वैसा वस्तु जिसको हम लोग कैंची से काट सकते हैं, तो कैंची का मुख्य काम होता है काटना। काटने का मतलब दो भागों में बांट देना, दो भागों में तोड़ देना। तो जो ट्रिप्सिन है, जो इमाइलेज है, या फिर जो लाइपेज है, न्यूक्लियस है, ये सभी के सभी भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, भोजन को संश्लेषित करने का काम करते हैं, या फिर ये कहें तो भोजन को विखंडित करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग अग्नाशयी रस को रासायनिक कैंची भी कहते हैं। अगर देखा जाए एंजाइम वर्क किस प्रकार से करता है, एंजाइम किस प्रकार से काम करेगा, ये कैसे
योगदान देता है। तो भोजन के जितने भी अवयव होंगे उन अवयवों में ये एंजाइम जाके मिलता है। मिलने के बाद उस भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करेगा। जब छोटे छोटे टुकड़ों में वो बंट गया तो बंटने के बाद फिर उसका पाचन करना स्टार्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। जैसा आपको दिख रहा होगा, एंजाइम भोजन के बड़े टुकड़ों को रासायनिक रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो एंजाइम भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। इस छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही कहलाता है भोजन का विखंडन करना, अर्थात भोजन का संश्लेषण करना। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस के जो भी एंजाइम होंगे वो भोजन के अवयवों के ऊपर क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद भोजन के जो भी बड़े टुकड़े होंगे उन टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर उसका पाचन करते हैं, अर्थात उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो एंजाइम के बारे में आप लोगों ने देखा कि एंजाइम जो है अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक प्रकार का पाचन तंत्र में सहायता करने वाला अंग भी है और अग्नाशय जो हमारा है अंतःस्रावी तंत्र भी है। ये दोनों क्रियाओं को करता है, अंग का भी काम करेगा एवं अंतःस्रावी तंत्र भी है। अंतःस्रावी तंत्र हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलने के कारण ही इसको हम लोग कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। और अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये जो है क्षारीय होता है, जो अमाशय से लाए गए अम्ल को निष्क्रिय कर देगा। इसका मतलब जैसे ही आप लोग आकृति से देख सकते हैं, अमाशय में जो भोजन के टुकड़ों को महीन किया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था, तो उस समय अमाशय के अंदर जठर रस मिलता है। जठर रस में ही होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अमाशय से प्रवेश करेगा छोटी आंत के अंदर, अमाशय मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है, छोटी आंत का ही पहला भाग ये है ग्रहणी। ये जो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ग्रहणी है। तो ग्रहणी में जो अम्लीय भोजन आता है, उस अम्लीय भोजन के अंदर इस अग्नाशय से जो एंजाइम जाते हैं, वो एंजाइम उसकी अम्लीयता को कम कर देते हैं। अम्लीयता को कम करने के बाद उसको क्षारीय बना देते हैं। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि अम्ल से सना हुआ भोजन, अम्ल से सना हुआ भोजन जब अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो अग्नाशय से आने वाला एंजाइम, अग्नाशय से आने वाला एंजाइम उस भोजन में से अम्लीयता को नष्ट कर देगा और उसको क्षारीय बना देता है। अम्लीयता को नष्ट करके उसको क्षारीय बना देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये और किस रूप में वर्क करता है, तो आपके सिलेबस में मोटा तौर पर इतना ही है। इससे बाहर जो है, इससे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस नहीं है। अगर होगा तो हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। पहला लिखिएगा कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय का महत्व क्या है, हमारे शरीर में उसका महत्व क्या है। हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे अग्नाशय का महत्व, और आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। पॉइंट बाय 2-3 पॉइंट है। पहला लिखिएगा कि अग्नाशय जो है वो पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। पहला पॉइंट, पहले हेडिंग देना है आपको और हेडिंग में लिखना है कि अग्नाशय का क्या महत्व है। हेडिंग देके पहला पॉइंट में लिखना है कि अग्नाशय जो है वह पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। पहला पॉइंट अगर हो जाए तो दूसरा पॉइंट में नोट करिएगा, यह शर्करा को नियंत्रित करता है। जो अग्नाशय होगा या अग्नाशय से निकलने वाला जो एंजाइम है वह शर्करा को नियंत्रित करता है। तो मोटा तौर पे सीधे लिखिएगा, यह शर्करा को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शरीर में ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, शरीर में ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। तो हेडिंग आपको देना है अग्नाशय का महत्व, अग्नाशय का महत्व।
फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि यह शर्करा मतलब रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, ब्लड के अंदर शर्करा को यह यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगा। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि यह शरीर में ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। ये तो था अग्नाशय का महत्व क्या है। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुएं, फिर से हेडिंग डालिएगा और वहां पर लिखिएगा कुछ मुख्य बिंदुएं, और उस बिंदु में जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कुछ मुख्य बिंदु हेडिंग डालकर उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखना है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहेंगे क्योंकि यह पाचन में सहायता करने वाला एक अंग भी है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। मतलब यह एक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, यह एक अंग के रूप में भी कार्य करता है। इस कारण से इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। सेकेंड पॉइंट में आपको नोट करना है इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, अर्थात अग्नाशय से ही एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, और वह शरीर के अंदर अर्थात रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो आप लोग देखते होंगे उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन का नाम होता है इंसुलिन। तो सेकेंड पॉइंट में आपको नोट करना है इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मुख्य बिंदु में थर्ड पॉइंट लिखना है कि ग्लूकागन रक्त शर्करा को बढ़ाता है। जैसे इंसुलिन जो था वह रक्त शर्करा को, जो इंसुलिन था वह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, वही थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है ग्लूकागन। ग्लूकागन नाम का एक एंजाइम होता है जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागन रक्त शर्करा को बढ़ाता है। और एक फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा कि मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, अर्थात अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होते जाएगी तो हमारे शरीर में मधुमेह होगा जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, अर्थात शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। तो इतना था आपका अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बाद जो दूसरा पॉइंट आपका होता है वो है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथियां क्या है जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आंत ग्रंथियां हैं वो छोटी आंत की भीतरी दीवार में पाई जाने वाली सूक्ष्म ग्रंथियां होती है, अर्थात जो छोटी आंत होगा, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं इस संरचना में, ये छोटे छोटे सूक्ष्म ग्रंथियां, ये छोटी छोटी सूक्ष्म ग्रंथियां जो आपको देखने को मिल रही होगी, चाहे ये है, ये सभी जो आपको देखने को मिल रही है, इन सभी को हम लोग कहते हैं आंत ग्रंथि। और आंत ग्रंथि जो है वह छोटी आंत की दीवारों में, छोटी आंत की दीवारों में बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग बोलते हैं आंत ग्रंथियां। उसके बाद आंत ग्रंथियां जो है इसके अंदर से भी कुछ लिक्विड जैसा तरल पदार्थ का स्राव होता है, उत्सर्जन होता है। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं आंत्र रस। इसको हम लोग बोलेंगे आंत्र रस, अर्थात आंत ग्रंथि से निकलने वाले रस को, तरल पदार्थ को हम लोग बोलेंगे आंत रस। से कुछ लिक्विड तरल रूप में पदार्थ निकलता है, उन तरल पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं आंत्र रस। अगर स्थान की बात करें, छोटी आंत की दीवारों में, जैसा आपको हम लोगों ने बताया, जो हमारी आंत ग्रंथियां हैं, ये आंत ग्रंथियां छोटी आंत की दीवारों में होता है। स्राव की बात करें तो इनका जो स्राव है वो आंत्र रस कहलाता है, अर्थात इन आंत्र रस से जो भी लिक्विड निकलेगा, जो भी तरल पदार्थ निकलेगा, उस तरल पदार्थ को हम लोग आंत्र रस कहते हैं। अगर बात करें आइस क्या होता है और चाइल क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा अमाशय है। ये जो संरचना आपको दिख रहा होगा, ये संरचना हमारा है अमाशय। और अमाशय के अंदर कुछ वैसा भोजन जिसका पूर्ण रूप से पाचन ना हो पाया, जो पूर्ण रूप से नहीं पचता हो, उस भोजन को, उस अधपचे भोजन को हम लोग कहते हैं काइम।
यहाँ पर 100 है, जरा इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं काइम। और ये जो काइम है, इस काइम की जो तरल अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं चाइल। अर्थात जो अधपचा भोजन है उस अधपचे भोजन को हम लोग कहेंगे काइम, और इस काइम का जो तरल अवस्था होगा, लिक्विड रूप में जो होगा, वो कहलाएगा चाइल। वो क्या कहलाता है? तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि काइम का जो तरल अवस्था है वो चाइल कहलाता है। अर्थात कुछ वैसा भोजन हम खा लिए या भोजन को समय से पहले हम लोग ग्रहण कर लिए, जैसे कि फर्स्ट मील हम लोग लिए, फर्स्ट मील लेने के बाद जो हमारा सेकेंड मील होगा, दूसरा भोजन होगा, वो अगर हम पहले ले लेते हैं, या कुछ तला हुआ खा लेते हैं, या कुछ वैसा भोजन जिसको पचाने में हमारा आमाशय उपयुक्त ना हो, हमारा आमाशय वर्क ना कर रहा हो, तो उस स्थिति में भोजन अधपचा रहता है, और इस अधपचे भोजन को ही हम लोग कहते हैं काइम। और इसी अधपचे भोजन को का अगर तरल रूप में हो, अगर यही अधपचा भोजन तरल रूप में हो, तब यही कहलाता है चाइल। जो अधपचा भोजन होगा, अधपचा भोजन अगर तरल रूप में है, उस तरल रूप को हम लोग कहेंगे चाइल। उसके बाद देखिए, जो भोजन का अवशोषण होता है, अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। जो आपको ये सभी संरचनाएं दिख रही होगी, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये सभी संरचनाएं इलियम के अंदर एक संरचना होती है, और इस संरचना को हम लोग कहते हैं बिलाई। और ये जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, यानी कि जो भोजन पच गया है उस पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम का ये संरचना। आप लोग डायग्राम को जितना देखिएगा, डायग्राम को देखने से ही हमें चीज़ें समझ में आती है और सब कुछ आसान होती है। यहाँ पे जो बताया गया है ये अधपचा भोजन के बारे में है। और अधपचा भोजन से, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अगर हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाए, अगर हमारे भोजन को पचने में दिक्कत होती है, तो हमारा जो लैट्रिन है वो बहुत ही पतला रूप में होता है। पतला मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसी लैट्रिन को हम लोग बोलेंगे काइम, क्योंकि वो पच नहीं पाया है। और जब वह पचा नहीं, तो बड़ी आंत उससे पानी का अवशोषण नहीं कर पाएगा, और जब पानी का अवशोषण नहीं होगा तो वो इस रूप में ही बाहर आता है। वही अगर हम बात करें पचे हुए भोजन का, तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होगा वो इलियम में होगा, अर्थात बड़ी आंत में होता है। इलियम के बिलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का जो है वो अवशोषण होगा। अगर बिलाई की बात करें तो आपको ये संरचना देखने को मिल रहा होगा कि ये जो संरचना है सब उंगली के जैसा देखने को आपको मिलेगा। अगर अंगूठा की बात करें, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, किसी को भी अगर आप लोग देखें, तो जो हमारा बिलाई है ये उंगली की जैसी संरचना के साथ होता है। जब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे, वैसे तो नंगा आँखों से इसे देख पाना संभव नहीं है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए विस्तार, यह छोटी आंत से शुरू होकर गूदा तक फैला होता है। अर्थात आपको देखने को मिल रहा होगा छोटी आंत की शुरुआत यहाँ से हो गई। ये जो आपको दिख रहा है ये सब छोटी आंत ही है, ये सब इस प्रकार से छोटी आंत है, और यहाँ आके छोटी आंत समाप्त हो जाता है। यहाँ आके छोटी आंत समाप्त हो गया। अब यहाँ से जो संरचना ये दिखा, दूसरा कलर ले लेते हैं, रुकिएगा। यहाँ से जो ये संरचना आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये हमारा बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और यहाँ पे है गूदा, यहाँ पे ये समाप्त होता है। अर्थात शुरुआत कहाँ से होगा? छोटी आंत से। समाप्त कहाँ पे होगा? जाके गूदा पे। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1.5 मीटर लंबी होती है। मतलब यहाँ से शुरू होकर इस प्रकार से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो इसका पूरा लंबाई होगा, ये लंबाई 1.5 मीटर का होता है। बड़ी आंत
जो है बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, यानी कि बड़ी आंत में पाचन पूर्ण रूप से हो जाती है। यहाँ के बाद फिर पाचन का कोई क्रिया नहीं होगा। सॉरी, छोटी आंत ही पाचन का अंतिम भाग है। बड़ी आंत में जो है हमारा सिर्फ पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण किया जाएगा, जल का अवशोषण किया जाएगा। तो छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो गया, बड़ी आंत में जो है वो जल का अवशोषण होता है। उसके बाद ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ी आंत छोटी आंत के ठीक भाग स्थित होता है। यहाँ पे छोटी आंत है, छोटी आंत के जस्ट तुरंत, मतलब छोटी आंत के मतलब छोटी आंत के बाद ही जो शुरुआत वाली संरचना हमारी है, ये हमारी बड़ी आंत कहलाती है। और यह पेट के चारों ओर आप लोग देख सकते हैं, यह यूनुमा संरचना में है। यहाँ से अगर इस फिगर को हम लोग उलट के, अगर उल्टा करके हम लोग देखें तो यहाँ से ऐसे ये यू आकार में एक संरचना बनाई होती है और ये पेट को चारों तरफ से घेर के रखती है। इसकी लंबाई हम लोग देख चुके हैं कि लंबाई इसका जो है वो 1.5 मीटर होता है। उसके बाद बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको हम लोग सीकम बोलते हैं। जो आपको ये देखने को मिल रहा होगा, बड़ी आंत का ये प्रारंभिक भाग है, इसको हम लोग कहते हैं सीकम। और आपसे अगर क्वेश्चन बने बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, तो आप लोगों को बोलना है सीकम। बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, तो आप लोगों को कहना है आंसर में सीकम। एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकता है। और बड़ी आंत को जब आप विस्तार पूर्वक इसका लॉन्ग आंसर लिखेंगे, सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, तो वहाँ पे भी ये उपयोगी होगा कि बड़ी आंत का सीकम वाला भाग जो है वो छोटी आंत से जुड़ता है। उसके बाद इसमें ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है, सीकम में ही, जो आपको ये संरचना देखने को मिल रहा होगा। जरा रुकिएगा, जो आप ये संरचना देख रहे हैं यही अपेंडिक्स है। सीकम में ही जुड़ा होता है अपेंडिक्स। यह बड़ी आंत का पहला भाग है। दूसरा पॉइंट, सीकम के बारे में अगर अलग से आपको लिखना होगा तो सीकम बड़ी आंत का पहला भाग है, सीकम छोटी आंत से जुड़ा होता है। सीकम से ही एक और संरचना जुड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। उसके बाद बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है वो कोलोन कहलाता है। जैसे कि आपको ये संरचना देखने को मिल रहा होगा, ये कहलाता है कोलोन। ये बड़ी आंत का दूसरा भाग है। कोलोन के बारे में हम लोग यह कह सकते हैं कि कोलोन के भी फिर 4 भाग होते हैं। कोलोन के भी 4 भाग होते हैं। जो आपका पहला होगा वो होता है आरोही कोलोन, जो आपका सेकंड होता है वो होता है अनुप्रस्थ कोलोन, जो आपका थर्ड होता है वो होता है अवरोही कोलोन, और जो आपका फोर्थ होता है वो होता है सिग्मोइड कोलोन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आरोही कोलोन को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, जो आपको यहाँ से लेकर, जरा रुकिएगा, यहाँ पर मिटाने दीजिए कलर को। जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा असेंडिंग कोलोन, जो कोलोन का सबसे पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं आरोही कोलोन। ये हुआ आपका आरोही कोलोन जिसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन। दूसरा जो आपका है डिसेंडिंग कोलोन, अवरोही कोलोन, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। ये जो आपका है ये है अवरोही कोलोन। ये उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये जो हिस्सा होगा इतना सा, ये आपका कहलाएगा सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। और एक आपका होता है अनुप्रस्थ कोलोन, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा, ये कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ कोलोन। इसको हम अलग अलग कलर से कर देते हैं जिससे कि आपको बाद में लिखने में आसानी हो। तो आप लोग समझिएगा, पहला आपका है असेंडिंग कोलोन जिसको हम लोग आरोही कोलोन बोलते हैं। ये वाला है जिसको हम लोग काला कलर से घेर रहे हैं, ये हुआ आपका असेंडिंग कोलोन। दूसरा जो आपका है वो है अनुप्रस्थ कोलोन जिसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन भी कहते हैं। ये हमारा ये हुआ ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा जो आपका है वो है डिसेंडिंग कोलोन, जो कि आपका ये हुआ यहाँ तक, ये हुआ डिसेंडिंग कोलोन। ये आपका पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग, ये आपका तीसरा भाग, और यहाँ से जो यहाँ तक होगा
ये आपका चौथा भाग, जिसको हम लोग सिग्मॉइड कॉलोन, हिंदी में मतलब देवनागरी लिपि में इसी को लिख दीजिएगा सिग्मॉइड कॉलोन। तो जो हमारी बड़ी आंत है इसको कुल 4 भाग में बांटा गया है। असेंडिंग कॉलोन, आरोही कॉलोन जिसको हम लोग बोलेंगे कोलन, वो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलोन, जिसी को हम लोग अनुप्रस्थ कॉलोन बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तीसरा आपका हो गया डिसेंडिंग कॉलोन, जिसको हम लोग अवरोही कॉलोन बोलेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक हो गया। चौथा आपका हो गया सिग्मॉइड कॉलोन। सिग्मॉइड कॉलोन हम लोग बोलते हैं, इसका देवनागरी लिपि में ही, इसका हिंदी कोई नाम है नहीं, अगर होगा भी तो हमको नहीं पता, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलोन। और आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपका कहलाएगा रेक्टम, और ये हिस्सा आपका हो गया गूदा। गूदा को ही हम लोग रेक्टम भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया गूदा, जिसको हम लोग मलाशय बोलते हैं। यहीं से जो भी हमारे शरीर में पचे हुए भोजन के बाद जो मल बनता है, उस मल का परित्याग यहीं से होता है, जिसको हम लोग कहेंगे गूदा। मल जो है शरीर से यहीं से बाहर निकलता है, इसी वाले हिस्से से शरीर से बाहर निकलेगा मल, इसको हम लोग कहेंगे गूदा। उसके बाद बड़ी आंत की संरचना की अगर हम बात करें तो आप लोग गौर करते होंगे कि छोटी आंत की दीवार देख लीजिए यहाँ से कितना मोटा है, जबकि बड़ी आंत की दीवार छोटी आंत की अपेक्षा बहुत ही मोटा है। तो संरचना की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत की दीवारें जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है, खास करके छोटी आंत की अपेक्षा तो बड़ी आंत की दीवार मोटी होती है। तो आप लोग बड़ी आंत के बारे में पहले लिख लीजिएगा कि बड़ी आंत यह छोटी आंत से शुरू होकर गूदा तक फैलता है। छोटी आंत से जो हिस्सा शुरू होगा उसको हम लोग सीकम बोलेंगे। सीकम में ही एक और आकृति जुड़ा होता है जिसको हम लोग अपेंडिस्क बोलते हैं, अपेंडिस्क। फिर बड़ी आंत को 4 भाग में बांटा गया, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मॉइड कॉलोन। ये बड़ी आंत का 4 भाग था। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका गूदा बड़ी। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको, बड़ी आंत की संरचना यहाँ जस्ट नीचे दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं एक एक करके। बड़ी आंत के भाग की अगर बात करें तो ये मलाशय है, हम लोग देख चुके हैं। ये वाला हिस्सा सीकम कहलाता है, सॉरी ये वाला हिस्सा नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा भी सीकम कहलाएगा। यहाँ से जुड़ा होता है आपका अपेंडिस्क, ये कोलोन कहलाता है। कोलोन को भी हम लोग देख चुके हैं। अगर इसमें कुछ याद रखने योग्य मुख्य बिंदु कुछ दी गई है, जैसे अग्नाशय, तो ये अमाशय के ठीक नीचे होता है और यह एक पीली ग्रंथि है। एंजाइम मतलब अग्नाशय से निकलने वाला जो भी एंजाइम है वो ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज है, लाइपेज है। चाइल हम लोग किसको बोलते हैं, तो काइम, हर जगह यहाँ काइस हो गया है तो इसको मौ कर दीजिएगा आप लोग। काइम का जो तरल रूप है उसको हम लोग चाइल कहते हैं। बिलाई तो इलियम में अवशोषण के लिए, अर्थात इलियम में जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिसको हम लोग उंगली नुमा संरचना होती है उसको हम लोग बिलाई बोलते हैं, और यह पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत के बारे में बताया गया, यह 1.5 मीटर लंबा होता है और इसका 3 भाग है, मतलब इसका 3 भाग है। वो तीनों भाग आपको दिख रहा होगा, एक कोलोन हो गया, फिर कोलोन का 4 भाग है, फिर पहला सीकम हो गया, पहला सीकम, दूसरा आपका कोलन, तीसरा आपका मलाशय जिसी को हम लोग रेक्टम बोलते हैं या इसी को हम लोग गूदा कहते हैं। तो ये आपको दिखाया गया कि बड़ी आंत की कुल 3 भाग हैं। अगर हम लोग देखें बड़ी आंत की संरचना क्या है और बड़ी आंत किस प्रकार से कार्य करता है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि पाचन जो है वो छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है, परंतु यहाँ पे पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है। जब भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में हो जाएगा, यहाँ जल का अवशोषण होगा। लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है लेकिन छोटी आंत से चौड़ा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भले ही ये छोटी आंत से लंबाई के मामले में ये छोटा है, परंतु चौड़ाई के मामले में छोटी आंत से ये ज़्यादा ही चौड़ा होता है। उसके बाद इसके मुख्य 3 भाग हैं। पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलन, तीसरा हो गया मलाशय। फिर कोलन का 4 हिस्सा था, जिसमें कि आपको आरोही था, अनुप्रस्थ था,
अवरोही था और चौथा सिग्मॉइड था, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा संरचना में। हम लोग इसको देख चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए। आप लोग बस फ्रेश से नोट्स बनाते चलिएगा और इसको याद करते चलिएगा, फिर सभी चीज़ें खुद ब खुद आसान होती चलेगी। कार्य की बात करें, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करता है। अपचित भोजन से पानी को वापस सोखना, अर्थात जो भी भोजन पचा हो या भोजन अधपचा हो, तो बड़ी आंत पूर्णतः कोशिश करती है, मतलब पचे हुए भोजन से तो ये जल का अवशोषण करता ही करता है, लेकिन अधपचे भोजन से भी ये कोशिश करता है कि वहाँ से हम लोग जल का अवशोषण कर ले। इसका दूसरा कार्य जो होगा वो मल का निर्माण करना होगा और उसका भंडारण करना होगा, अर्थात जब भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है तो उस पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, उसी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग मल कहते हैं। मल का निर्माण करना और उस मल का भंडारण करना, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को ठोस बनाना और मलाशय में जमा करना। अब अपशिष्ट पदार्थ ठोस कैसा बनेगा? अवशिष्ट पदार्थ ठोस तभी बन सकता है जब इससे जल का अवशोषण होगा, तब अपशिष्ट पदार्थ जो है ऑटोमेटिक वो ठोस के रूप में आ जाएगा। उसके बाद कुछ विटामिनों का उत्पादन आंत में मौजूद बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन बी का निर्माण करती है, अर्थात बड़ी आंत में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के और विटामिन बी के निर्माण में सहायता करते हैं। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, गुदा जिसको हम लोग मल द्वार भी कहते हैं, मल द्वार के सहायता से, मतलब मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है ये अपशिष्ट पदार्थों को। उसके बाद इसके परिचय तो हम लोग कर चुके हैं, ये बाद में आया है। सीकम को हम लोग देख चुके हैं। सीकम क्या है? सीकम छोटी आंत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है। स्पष्टीकरण, यह एक जंक्शन या दरवाजे की तरह है जहां भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो इसको हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि छोटी आंत से बड़ी आंत में जिस हिस्से पे भोजन प्रवेश करेगा उसी को हम लोग सीकम कहते हैं। सीकम में एक और अतिरिक्त संरचना जुड़ा होता है जो अपेंडिक्स कहलाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वाला संरचना, वहाँ भी बताए और यहाँ भी बता रहे हैं, यही आपका अपेंडिक्स कहलाएगा। सीकम को हम लोग देख चुके हैं। अपेंडिक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ ही अपेंडिक्स होता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये अपेंडिक्स है। आप लोग नोट्स देखिएगा। और यह एक छोटी नली है जिसका हमारे शरीर में अब कोई मुख्य कार्य नहीं है, यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है, अर्थात मतलब कि जन्म के बाद अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम है ही नहीं, ये किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है। कुछ देश तो ऐसे हैं जब बच्चे के जन्म के समय ही इस वाले हिस्से को लेजर ऑपरेशन की सहायता से नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी कोई वैसा सुविधा है नहीं। आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो सीकम से जुड़ा होता है और यह एक छोटी नलीनुमा संरचना है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं कोलन का। तो कोलन हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। आप देख भी सकते हैं कोलन की शुरुआत यहाँ से होती है और ये यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये आपका हो गया सीकम, ये आपका हो गया कोलन और ये आपका हो गया मलाशय, गुदा जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखने में भी आपको पता चल रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा संरचना कोलन ही है। कोलन तो सब बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होगा ही। ये हो गया आपका ऊपरगामी कोलन, ये हो गया अनुप्रस्थ कोलन, ये हो गया अधोगामी कोलन और इसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। अगर इसके कार्य की बात करें, इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना, वो हम लोग पीछे के क्लास में भी देख चुके हैं। बड़ी आंत का जो मेन काम होगा वो होगा जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में सिर्फ बचे हुए भोज्य पदार्थ से जल का अवशोषण होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो भोजन बच गया या जिस भोजन का पाचन हो गया उस भोजन में जो भी जल का अंश, मतलब जो भी जल का मात्रा है, जैसे कि आप देख लीजिए ये बड़ी आंत की दीवारें हैं, यहाँ पे ये भोजन का टुकड़ा है, तो इस भोजन के टुकड़ा में जो ये जल का अंश है, जैसे कि तीन कण इधर दिखाया गया है,
इनकन इधर दिखाया गया है। इसको ये अपनी दीवारों के अंदर सोख लेता है, अपनी दीवारों के अंदर इसको क्या करेगा, सोख लेगा। और ये जो भोजन बच जाता है ये ठोस रूप में हो जाएगा और इसको फिर ये क्या करेगा, मलाशय में जाके धीरे धीरे जमा करने लगता है। अगर बात करें अवशोषण का, अवशोषण का अर्थ होता है पानी को सोख लेना। यह तरल कचरे को ठोस में बदल देता है, अर्थात जैसे ही बड़ी आंत की दीवारें इस मल से जल का अवशोषण करती है तो यह मल जो है वो पहले तरल के रूप में था, अब ये तरल से यह ठोस के रूप में बदल जाता है। वही तीसरा जो आपका हिस्सा है रेक्टम, जो कि जिसको हम लोग ये वाला जो संरचना है ये रेक्टम हमारा कहला है। इसी को हम लोग मलाशय भी कहते हैं, इसी को हम लोग गुदा भी कहते हैं। हम ऊपर सब कुछ देख चुके हैं, ये स्पेसिफिकेशन किया गया है, अलग अलग बांटा गया है, तो इसको हम लोग देख देते हैं। मल पचे हुए भोजन का अस्थायी संग्रह करना, अर्थात जो भी मल होगा, पचा हुआ भोजन होगा, उसका ये अस्थायी संग्रह करेगा, कुछ समय के लिए ही संग्रह करेगा। इसे वेटिंग रूम आप समझ सकते हैं। वेटिंग मतलब अर्थ, हम अगर कहीं गए और किसी डॉक्टर के यहाँ गए, किसी वकील के यहाँ गए या कहीं भी गए, अगर वो डॉक्टर बिजी हो, वो वकील बिजी हो, तो हमें एक जगह पे जाके इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो हम जैसे वहाँ पर इंतज़ार करते हैं वैसे ही जो मल है वो बाहर निकलने से पहले यहाँ पे इंतज़ार करेगा, इसलिए इस वाले कक्ष को वेटिंग रूम भी कहते हैं। यहाँ बेकार पदार्थ तब तक रहता है जब तक शरीर उसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हो जाता। मतलब मल यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक कि हमारा शरीर इसको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। इस कारण से रेक्टम को हम लोग वेटिंग रूम भी कहते हैं। ये आपको नोट करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये लिख लीजिएगा, मल जो है, मल का अस्थायी संग्रह होता है रेक्टम में। एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है आपका गुदा। गुदा आपका ये सबसे बाहर वाला भाग है, ये आपका रेक्टम कहलाया, ये आपका गुदा कहलाया। इसको हम लोग कहते हैं मल निष्कासन का अंतिम बिंदु, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ यहीं से बाहर निकलता है। गुदा को हम लोग कहेंगे मल निष्कासन का अंतिम बिंदु, अर्थात यह वह द्वार है जहाँ से बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। बेकार पदार्थ के स्थान पे आप लोग मल लिख लीजिएगा कि यह वह द्वार है जहाँ से मल शरीर से बाहर निकलता है। बेकार पदार्थ ना लिख के आप लोगों को मल लिख लेना है। उसके बाद सारांश, ये सब हम लोग देख चुके हैं कि सीकम किसको बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये सीकम कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है छोटी आंत है, ये जो जुड़ रहा है ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, तो दोनों की चौड़ाई में अंतर है। ये वाला हिस्सा ये पूरा इस प्रकार से ये यहाँ तक कोलन कहलाता है, ये रेक्टम कहलाता है और ये गुदा कहलाता है। इसमें याद रखने योग्य तथ्य क्या है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। जैसा आपको पता है भोजन का जो पाचन है वो पूर्णतः रूप से छोटी आंत में ही हो जाता है, तो यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल पानी सोखा जाता है, यानी जल का अवशोषण होता है। यहीं पे आपका जो है फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बना रहेगा और इस मतलब इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, ताकि डायग्राम के सहायता से आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग हो सकता है तो बायोलॉजी का ही सेकंड चैप्टर लेके आएँ, नहीं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का कंटेंट लाते रहूं। धन्यवाद।